Hello friends, welcome to my YouTube channel योस मेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक पूर्व मध्यकाल में झारखंड को देखा तथा उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत सल्तनत काल में झारखंड को पढ़ा था तथा आज की क्लास में मुगल काल में झारखंड को पढ़ेंगे। मुगल काल के विभिन्न शासकों बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के समकालीन झारखंड के विभिन्न शासकों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मुगल कालीन झारखंड के अंतर्गत सबसे पहले जिस मुगल शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है बाबर। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, उसमें उनको हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक यह शासन सूर वंश के हाथों में चला गया। हुमायूं ने 1556 ईस्वी में मुगल वंश को पुनः स्थापित किया। शेर शाह, जो कि एक अफगान शासक थे और उनको शेर खां के नाम से भी जाना जाता था। शेर खां दक्षिण बिहार का शासक था तथा उसने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी तक जारी रखा था और इसी बीच में झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया था उन्होंने। 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेर शाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी की नाकाबंदी की थी। शेर शाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते ही रोहतासगढ़ पहुंचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का प्रचलन तेज हुआ। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को जाता। मुगल वंश के समय झारखंड क्षेत्र में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश पलामू में रक्षैल राजवंश, छोटा नागपुर खास में नागवंश, शिवभुम क्षेत्र में सिंह वंश आदि प्रमुख थे। बी पिरोत्तम की पुस्तक द नागवंशी एंड द चेरोज के अनुसार चेरो वंश का संस्थापक भागवत राय था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि महारथ चेरो और शेर शाह खां के बीच पहले ही संघर्ष हो चुका था। 1538 ईस्वी में शेर शाह के सेनापति ख्वास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त किया था। अहमद यादगार, जो कि तारिक ए शाही के लेखक हैं, तथा अन्य लेखकों के अनुसार इस आक्रमण का उद्देश्य श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी को प्राप्त करना था। इसके अलावा अब्बास खां की पुस्तक तारीख ए शेर शाही में भी शेर शाह के इस अभियान का वर्णन है। चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था, में शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा अगले 35 वर्षों तक राजमहल पर शेर शाह तथा उनके वंशजों का अधिकार बना रहा। चेरो वंश के संस्थापक भागवत राय के शासनकाल के बाद अनंत राय तथा मेदिनी राय ने शासन किया। मेदिनी राय ने अपने 13 वर्षों के अल्प शासनकाल में ही सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। वह न्यायप्रिय राजा थे। मेदिनी राय के बाद प्रताप राय ने शासन किया तथा इनके शासनकाल में पलामू में नए किले का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। विश्रामपुर, जो कि पलामू में स्थित है, में एक गढ़ है जिसका निर्माण पलामू के राजा जय किशन राय के भाई नरपत राय ने करवाया था। हुमायूं
मुगल अफगान संघर्ष जो कि 1530 से 40 ईस्वी तक हो रहा था के दौरान एक बार हुमायूं हजारीबाग जिले के भुरकुंडा तक पहुंच गया था। अकबर अकबर के शासनकाल में अफगानों ने इस क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया था तथा मुगलों को परेशान कर दिया था। इन विद्रोहियों में गाजी एवं हाजी बंधु जुनैद तथा बयाजिद प्रमुख थे। मुगल सेना अब्दुल रहीम खान ए खाना और जुनैद कर्रानी के बीच 23 मार्च 1576 ईस्वी को टकरोई की लड़ाई हुई, जिसमें जुनैद कर्रानी पराजित हुआ। इस लड़ाई के बाद जुनैद कर्रानी ने बिहार जाने के क्रम में रामगढ़ जिले के रामपुर में रुका, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहाँ जुनैद कर्रानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई। मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क अकबर के शासनकाल अकबर, जिनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। अकबर काल में झारखंड के विभिन्न राजवंश जो कि इस प्रकार है: छोटा नागपुर का नागवंश, मानभूम और हजारीबाग के राजवंश, पलामू का चेरो वंश तथा सिंहभूम का सिंह वंश। हम इन सारे राजवंशों के बारे में एक एक कर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा नागपुर के नागवंश के बारे में पढ़ेंगे। अकबर के शासनकाल में मुगलों ने सबसे पहले नागवंश की तत्कालीन राजधानी खुखरा विजय पर ध्यान दिया। इसके कई कारण थे। आर्थिक कारण: रामपुर की लड़ाई के पश्चात अकबर को खुखरा के आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिली तथा यह भी माना जाता है कि शंख नदी में मिलने वाले हीरो ने अकबर का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। सामरिक कारण: अकबर जानता था कि उसके पिता हुमायूं के विरुद्ध शेर शाह ने तथा स्वयं उनके विरुद्ध जुनैद आदि अफगानों ने इस क्षेत्र का बखूबी उपयोग किया था, इसलिए इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। राजनीतिक कारण: अकबर की विस्तारवादी नीति, इसके अलावा दक्षिण भारत पहुंचने के लिए नवीन मार्ग के रूप में इस क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता था। अकबरनामा एवं मासीर उल उमरा के अनुसार 1585 ईस्वी में मुगल आक्रमण के समय नागवंश का शासक मधुकरण शाह अथवा मधु सिंह था। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। मधुकरण शाह को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया, मगर उसकी शारीरिक क्षमता व विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे स्वतंत्र कर खुखरा वापस भेज दिया। खुखरा नरेश मधुकरण शाह ने बाद में उड़ीसा के शासक कुतलुक खां और उसके बेटे निसार खां के विरुद्ध 1590 से 92 ईस्वी में मुगल सेनापति मान सिंह का साथ दिया। इस प्रकार 16वीं सदी के अंत तक खुखरा मुगलों के नियंत्रण में आ गया और उसे सालाना कर देने लगा। अब हम बात करेंगे मानभूम और हजारीबाग के राजवंश के बारे में। मुगल सूबेदार मान सिंह ने 1575 ईस्वी में हजारीबाग का रामपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। 1590 से 91 ईस्वी में मान सिंह मिदनापुर जाते हुए मानभूम से गुजरा था। इतिहासकार बीके गोखले के अनुसार मान सिंह ने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा पंचेत किला का निर्माण करवाया। अबुल फजल की रचना आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 तथा चंपा नामक परगनों की वार्षिक मालगुजारी
15,500 रुपए तय की गई थी। अब हम बात करेंगे पलामू के चेरो वंश के बारे में। अकबर के समय चेरो राजा मुगल नियंत्रण के बाहर था, जिसे नियंत्रित करने के लिए अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। पलामू पर आक्रमण के लिए मान सिंह ने रोहतासगढ़ में एक किले का निर्माण करवाया था। मान सिंह के आक्रमण के समय भागवत राय, जिसे रणपत चेरो के नाम से भी जाना जाता है, पलामू का राजा था। मान सिंह ने पलामू क्षेत्र में खूब लूट मचाई, जिसमें 54 हाथी भी शामिल था तथा कई चेरों को मार डाला और कई चेरों को बंदी बना लिया। मान सिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया तथा पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को राजा बने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अब हम बात करेंगे सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में। खुखरा, मानभूम व हजारीबाग तथा पलामू की भांति सिंहभूम से भी मुगलों का संपर्क अकबर के समय में स्थापित हुआ। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के समय राजा मान सिंह सिंहभूम से गुजरा था। अकबर के समकालीन सिंहभूम के पोरहाट क्षेत्र का राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह प्रथम, कामेश्वर सिंह व रंजित सिंह थे। आईने अकबरी के अनुसार मान सिंह के अभियान के समय पोरहाट के तत्कालीन राजा रंजित सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल हो गया। 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। मान सिंह ने परकोटा व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में अकबर ने खान जहां तथा टोडरमल के नेतृत्व में तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया। जहांगीर कालीन झारखंड 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। झारखंड के संदर्भ में झारखंड के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां के राजमहल आगमन से है। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो ने भी जहांगीर का ध्यान झारखंड की ओर खींचा था। टॉलमी ने एडमास नदी का वर्णन किया है। ग्रीक भाषा में एडमास का अर्थ हीरा होता है, जो संभवतः शंख नदी थी। छोटा नागपुर खास का नागवंश। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। जहांगीर के शासनकाल में वर्नियर तथा ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने खुखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की है। अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों में मिलने वाले हीरो के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था। मुगल इतिहास ग्रंथों में कोकराह के नागवंशी राजा को जमींदार-ए-अलामा अर्थात हीरा खान का मालिक कहा है। जहांगीर के समय कोकराह का शासक दुर्जन साल गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता ठुकरा दिया और उन्हें सलाना कर देना बंद कर दिया। छोटा नागपुर खास को फिर अपने अधीन करने के लिए जहांगीर ने 1612 ईस्वी में
जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया और उसे कोकराह के हीरे के खान पर अधिकार करने का आदेश दिया। किंतु जफर खां की अचानक मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। इसके बाद जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकराह पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस दौरान इब्राहिम खां ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया तथा हीरों के लिए प्रसिद्ध शंख नदी को अपने अधिकार में ले लिया। इब्राहिम खां ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जन साल को बंदी बनाकर 23 हाथियों सहित दिल्ली ले गया। इस अभियान से जुड़े सभी व्यक्तियों को जहांगीर ने पुरस्कृत किया तथा इब्राहिम खां को फातजह की उपाधि प्रदान करते हुए 4000 मनसबदार बनाया गया। मुगल बादशाह ने दुर्जन साल को 12 वर्षों तक 1615 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। नदी से प्राप्त हीरों में से एक हीरा बैंगनी रंग का था, जिसकी शुद्धता को पहचानने के लिए दुर्जन साल को आमंत्रित किया गया था। दुर्जन साल की हीरा पहचानने की क्षमता से प्रभावित होकर जहांगीर ने उसे कैद से मुक्त कर उसका राज्य उसे वापस कर दिया तथा उसने दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। अब हम पढ़ेंगे पलामू का चेरो वंश। जहांगीर के समय चेरो राजा अनंत राय था, जो भागवत राय का उत्तराधिकारी था। अनंत राय हमेशा मुगलों का घोर विरोध करता रहा। जहांगीर ने 1607 ईस्वी में अफजल खां, जो कि अबुल फजल का पुत्र था, को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और पलामू पर आक्रमण का आदेश दिया, परंतु 2 सप्ताह के भीतर ही बीमारी से अफजल खां की मृत्यु हो गई तथा यह अभियान असफल हो गया। 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। सहबल राय भी मुगल विरोधी शासक था। इसने अपने राज्य का विस्तार जीटी रोड, जिसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है, में चौपारण, जो कि हजारीबाग में है, तक कर लिया। चौपारण के जीटी रोड में वह मुगल काफिलों को लूटने लगा, जिसके पश्चात जहांगीर ने मुगल अधिकारियों को सहबल राय को पकड़कर दिल्ली लाने का आदेश दिया। मुगल अधिकारी सहबल राय को पकड़कर दिल्ली लाया गया और जहांगीर के सामने प्रस्तुत किया गया। सहबल राय शरीर से एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था। जहांगीर ने मनोरंजन हेतु एक बार सहबल राय को बाघ से निहत्थे लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। सहबल राय की मृत्यु की खबर मिलते ही चेरों ने सीमावर्ती मुगल क्षेत्रों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मानभूम का विष्णुपुर व पंचेत राज्य। जहांगीर के शासनकाल में मानभूम के विष्णुपुर पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। बिहार के मुगल सूबेदार अफजल खां ने बंगाल के मुगल सूबेदार इस्लाम खां से मिलकर पंचेत के जमींदार वीर हमीर पर आक्रमण कर दिया। वीर हमीर ने बिना प्रतिरोध के सेनापति शेख कमाल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अब हम पढ़ेंगे शाहजहां का राजमहल आगमन।
खुर्रम जहांगीर का पुत्र तथा दक्षिण भारत का मुगल सूबेदार था। जहांगीर की बेगम नूरजहां की राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी से त्रस्त खुर्रम ने 1622 ईस्वी में विद्रोह कर दिया और वर्धमान होता हुआ झारखंड का राजमहल पहुंचा। राजमहल में खुर्रम का सामना बंगाल का सूबेदार इब्राहिम खां से हुआ। उसने इब्राहिम खां को मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया। जहांगीर से सुलह के पश्चात खुर्रम पुनः दक्षिण भारत लौट गया। अब हम आगे देखेंगे शाहजहां के काल में झारखंड और उनका शासनकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था। झारखंड के संदर्भ में शाहजहां के शासनकाल का संबंध छोटा नागपुर खास के नाग वंश, पलामू का चेरो वंश, शिवभूम के शिव वंश तथा अन्य क्षेत्रीय राजवंशों से है। छोटा नागपुर खास का नागवंश। जिस समय शाहजहां गद्दी पर बैठा उस समय नागवंशी राजा दुर्जनशाल था। जहांगीर की बंदी से मुक्त होकर दुर्जनशाल 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी कोकरा आया तथा 1640 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। सुरक्षा की दृष्टि से दुर्जनशाल ने अपनी राजधानी को खुखरा से दोइशा स्थानांतरित किया, जो 3 ओर से पहाड़ी व 1 ओर से दक्षिणी कोयल नदी से घिरा था। दुर्जनशाल ने अपनी राजधानी दोइशा में अनेक सुंदरों भवन का निर्माण करवाया, जिसमें नवरत्नगढ़ नामक भवन सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। दुर्जनशाल ने मुगल बादशाह की देखा देखी इस भवन में झरोखा दर्शन की व्यवस्था की। यह महल वर्तमान में 3 मंजिला दिखाई देता है, लेकिन आरंभ में यह 5 मंजिला था। दोइशा के स्थापत्य कला पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। दोइशा लगभग 100 वर्षों तक राजधानी रहा। दुर्जनशाल की मृत्यु के उपरांत 1640 ईस्वी में रघुनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1640 से 1690 ईस्वी तक रहा, वह नागवंशी शासक बने। रघुनाथ शाह के समय मुगल सैन्य अधिकारी खानजादा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया, जिसके बाद रघुनाथ शाह ने एक मामूली रकम कर के रूप में बादशाह शाहजहां को देना स्वीकार करके संधि कर ली। अब हम पढ़ेंगे पलामू का चेरो वंश। शाहजहां के शासनकाल के समय पलामू का शासक प्रताप राय, जो कि सहबल राय का उत्तराधिकारी था, वह अत्यंत शक्तिशाली एवं समृद्ध शासक था। 1632 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार अब्दुल्ला खां को पलामू का क्षेत्र जागीर के रूप में दिया गया, जहां का वार्षिक कर 1,36,000 रुपए तय किया गया, जिसे देने के लिए प्रताप राय ने लोगों से अधिक धन वसूलने का प्रयास किया। मुगलों द्वारा मालगुजारी की राशि को निरंतर बढ़ाया जाता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रताप राय ने कर देना ही बंद कर दिया। शाहजहां ने शाइस्ता खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा पलामू पर अधिकार करने का आदेश दिया। 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को शाइस्ता खां ने सेना लेकर पलामू पर आक्रमण कर दिया। 26 जनवरी 1642 ईस्वी को चेरो मुगल युद्ध बावली चेरवान अर्थात आधुनिक बकोरिया गांव के पास बरसार ए दोराहा में छिड़ गया, जिसमें चेरो को हार का सामना करना पड़ा और प्रताप राय को बंदी बना लिया गया। उसने सालाना कर देने की बात स्वीकार कर ली और तत्काल रिहाई के लिए शाइस्ता खां को 80,000 रुपए की रकम भी भेंट की।
चेरो राजा परिवार में अंतर कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दरिया राय और तेज राय दोनों ने मिलकर प्रताप राय को बंदी बना लिया तथा तेज राय ने स्वयं को चेरो का शासक घोषित कर दिया था। 15 नवंबर 1643 ईस्वी में मदन सिंह के पुत्र सूरत सिंह और सबल सिंह ने प्रताप राय को कैद से मुक्त कराकर तथा तेज राय को अपदस्थ कर पुनः चेरो वंश का राजा बना दिया। 1643 ईस्वी को शाहजहां ने इतिकाद खां को बिहार का सूबेदार बनाया तथा पलामू शासक पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, चूंकि प्रताप राय ने पिछले साल का कर नहीं भरा था। इतिकाद खां ने जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा, परंतु मुगलों की सेना को पलामू की ओर आता देख प्रताप राय ने संधि करने हेतु प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव ने प्रताप राय ने 1 लाख रुपए व 1 हाथी देने के अतिरिक्त 7 पटना चलने की स्वीकृति प्रदान की। इतिकार खां की सिफारिश पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने प्रताप राय को 1000 मनसबदार नियुक्त किया तथा पलामू को उसी के अधिकार में देते हुए 1 करोड़ रुपए की सालाना मालगुजारी तय कर दी। पलामू पर आक्रमण कर प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को 2000 मनसबदार नियुक्त किया गया। प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू पर कुछ समय तक भोपाल राय तथा उसके बाद मेदिनी राय शासक रहा। पुराना पलामू किला का निर्माण प्रताप राय के शासनकाल में हुआ था। बाद में मेदिनी राय ने यहाँ पर नया किला का निर्माण कराया। सिंहभूम का सिंह वंश। शाहजहां के समय सिंहवंशी शासक उड़ीसा के मुगल सूबेदार के माध्यम से मालगुजारी देते थे। अन्य क्षेत्रीय राजवंश। शाहजहां के शासनकाल में पंचेत के राजा वीर नारायण सिंह ने मुगलों से पराजित होने के बाद अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। शाहजहां के समय 1639 ईस्वी में बंगाल की राजधानी राजमहल, जो कि झारखंड के साहिबगंज जिला में स्थित थी, यहाँ पर मुगलों का एक टकसाल भी था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल की राजधानी को राजमहल से परिवर्तित करके ढाका कर दिया गया। शाह सूजा। शाह सूजा शाहजहां का पुत्र था। यह बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। इसने भी राजमहल को अपनी राजधानी बनाया। औरंगजेब के काल में झारखंड और उनका शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। छोटा नागपुर का नागवंश एवं पलामू के चेरो वंश को छोड़कर झारखंड के अन्य क्षेत्रीय राजवंशों पर मुगल बादशाह औरंगजेब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। छोटा नागपुर का नागवंश। नागवंशी शासक रघुनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1640 से 90 ईस्वी तक, और राम शाह, जिनका शासनकाल 1690 से लेकर 1715 ईस्वी तक था, ये दोनों औरंगजेब के समकालीन थे। रघुनाथ शाह को नागवंशी परंपरा में ऐनीनाथ ठाकुर कहा जाता है। रघुनाथ शाह का शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण रहा। उसके शासनकाल में राज्य पर केवल 2 ही आक्रमण हुए। एक मुगल आक्रमण, जिसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री ओवरनियर ने किया है, तथा दूसरा पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने, जो अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसानदेह था। औरंगजेब के शासनकाल में अधिकांश समय तक कोकरा का नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था।
रघुनाथ शाह का शासनकाल धर्म और आस्था का काल था। हरिनाथ इनके धर्म गुरु थे, जिन्हें रघुनाथ शाह ने अपना राज्य दान में दे दिया था। इसने अपने गुरु का नाथ नाम अपने नाम से जोड़ लिया तथा शाह शब्द मुगलों द्वारा प्रदान किया गया था। रघुनाथ शाह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण तिवारी ने मदन मोहन मंदिर, जो कि रांची के बुड़ैया में स्थित है, का निर्माण कराया था, जिसे कि आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं। रघुनाथ शाह के शासनकाल में हरि ब्रह्मचारी ने रांची के चुटिया नामक स्थान पर राम सीता मंदिर का निर्माण कराया, जिसे कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में ही पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह की राजधानी दोईशा पर आक्रमण कर व्यापक लूटपाट किया। इस लूटपाट में मेदिनी राय को पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त हुआ। मेदिनी राय ने पलामू के पुराने किले के समीप एक पहाड़ पर नया किला का निर्माण कराया तथा इसमें दोईशा से प्राप्त पत्थर का विशाल फाटक लगवाया। यह फाटक आज भी नागपुर द्वार या दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। रघुनाथ शाह के बाद राम शाह नागवंश का शासक बना, जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध था। 1692 ईस्वी में राम शाह ने औरंगजेब को 9,705 रुपए मालगुजारी के रूप में प्रदान किया। राम शाह ने पलामू, रीवा एवं सिंहभूम राज्यों पर आक्रमण किया था। इसने रीवा व सिंहभूम के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। राम शाह ने अपने पुत्र ऐनी शाह का विवाह रीवा नरेश की पुत्री से किया तथा अपनी 2 बहनों का विवाह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह के साथ किया था। पच्चीस दिसंबर 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र ठाकुर ऐनी शाह ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जैसे कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। पलामू का चेरो वंश। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक काल में पलामू में चेरो राजा मेदिनी राय का शासन था। मेदिनी राय, जिनका शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1674 ईस्वी तक था, वह सर्वाधिक शक्तिशाली चेरोवंशी शासक था। मेदिनी राय गद्दी पर बैठते ही मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर स्वतंत्रता प्रिय चेरों की परंपरागत मुगल विरोधी नीति पर उतर आया तथा उन्हें कर देने से मना कर दिया था। इसके साथ ही वह सीमावर्ती मुगल राज्यों पर आक्रमण कर लूटपाट भी करता था। औरंगजेब जैसे शासक के लिए मेदिनी राय की नीतियां सहने योग्य नहीं थी, इसलिए औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण कर चेरो राजा से कर वसूलने का आदेश दिया। 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को दाऊद खां पटना से चला तथा सबसे पहले दाऊद खां ने 5 मई 1660 ईस्वी को कोठी के किले तथा बाद में 3 जून 1660 ईस्वी को कुंडा के किले पर अधिकार कर लिया। कुंडा के शासक चुन राय ने पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इसने नाराज होकर मेदिनी राय के कहने पर सुरवर राय, चुन राय के भाई ने चुन राय की हत्या कर दी। 25 अक्टूबर 1660 ईस्वी को
दाऊद खां चेरो राज्य की राजधानी की ओर आक्रमण हेतु बढ़ा तथा 3 नवंबर 1660 ईस्वी को तराशी पहुंचा। मेदिनी राय ने अपने मंत्री सूरत सिंह के माध्यम से दाऊद खां को संधि का प्रस्ताव भेजा। संधि के प्रस्ताव को औरंगजेब के पास भेजा गया तथा उत्तर आने तक युद्ध विराम किया गया। इसी युद्ध विराम के क्रम में पलामू के कुछ लोगों ने मुगल काफिले को लूटने का प्रयास किया। उपरोक्त घटना से गुस्सा होकर दाऊद खां राजधानी की ओर बढ़ा। मेदिनी राय युद्ध की तैयारी करने लगा। इसी बीच औरंगजेब का उत्तर आया कि मेदिनी राय को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा और मांगी गई रकम का भुगतान करना होगा। औरंगजेब की शर्त को मेदिनी राय ने अस्वीकार कर दिया और अंतिम सांस तक युद्ध करने की घोषणा की। पलामू के नए किले के निकट औरंगा नदी के तट पर चेरो मुगल युद्ध हुआ। चेरो बहादुरी से लड़े लेकिन मुगलों के समक्ष टिक न सके, वह पीछे हट गए। मेदिनी राय नए किले के कीमती वस्तुओं और महिलाओं को जंगल की ओर भेज दिया। बाद में खुद भी वह गुप्त रास्ते से जंगल की ओर चला गया और सरगुजा में शरण ली। इस प्रकार पुराने व नए दोनों किलों पर मुगलों का कब्जा हो गया और राजधानी पर भी मुगल नियंत्रण स्थापित हो गया। कुछ समय बाद साहसी चेरों ने पुनः देवगन के किले के पास मुगलों से युद्ध किया, परंतु दाऊद खां के एक सेनापति शेख सफी ने उन्हें पराजित कर इस किले पर भी कब्जा कर लिया। विजय के बाद दाऊद खां कुछ समय रुककर वहां प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित किया तथा मनकली खां को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। मनकली खां ने पलामू विजय स्मृति में पलामू किला में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। दाऊद खां पटना लौटते समय पलामू किले का सिंह द्वार अपने साथ ले गया तथा उसे दाऊद नगर की अपनी गढ़ी में लगवा दिया। इस अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दाऊद खां को पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए की मोतियों की माला दी तथा औरंगाबाद स्थित अमछा, मनोस व गोह नामक स्थान उसके अधीन कर दिया। 22 अगस्त 1666 ईस्वी को पलामू को बिहार के सूबेदार के अधीन करते हुए मनकली खां को स्थानांतरित कर दिया गया। मनकली खां के जाने के बाद मेदिनी राय सरगुजा से पुनः पलामू लौट गया तथा अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय ने अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति के द्वारा शीघ्र ही पलामू की आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त किया, कृषि को प्रोत्साहित किया और पलामू को अत्यंत समृद्ध बना दिया। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है तथा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। 1674 ईस्वी में मेदिनी राय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पलामू पर क्रमशः रुद्र राय, जिनका शासनकाल 1674 से लेकर 80 ईस्वी तक था, दिगपाल राय, जिनका शासनकाल 1680 से लेकर 97 ईस्वी तक था, एवं साहेब राय, जिनका शासनकाल 1697 ईस्वी से लेकर 1716 ईस्वी तक था, तक रहा। अन्य क्षेत्रीय राजवंश। औरंगजेब के शासनकाल में हजारीबाग क्षेत्र में 5 प्रमुख राज्य रामगढ़, कुंडा, छय, केंदी एवं खड़गडीहा था। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के एक पदाधिकारी राम सिंह ने की थी। 1667 ईस्वी में दलेल सिंह रामगढ़ का शासक बना।
1670 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण से रक्षा के लिए इसने राजधानी बादम से रामगढ़ कर दिया। दलेर सिंह ने चाय के शासक मगर खान को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में खड़गडीहा अवस्थित था तथा यह हमेशा औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा। केंदी राज्य वर्तमान चतरा जिले में स्थित था, जहां 1700 ईस्वी में मुगलों का आक्रमण हुआ। केंदी राज्य के पूर्व में क्षय राज्य अवस्थित था। सिंहभूम क्षेत्र में औरंगजेब के समकालीन पोड़हाट राजा महीपाल सिंह थे। इस क्षेत्र में औरंगजेब के संप्रभुता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। औरंगजेब द्वारा बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित करने के बाद 1695 से लेकर 96 में मिदनापुर, जो कि बंगाल में है, के शोभा सिंह व उड़ीसा के अफगान रहीम खान ने राजमहल क्षेत्र में लूटपाट की तथा इस पर कब्जा कर लिया। 1697 ईस्वी में जबरदस्त खान ने इसे पुनः मुक्त कराया। मराठा के आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया। झारखंड में धनबाद एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमणों से पूर्णतः बच रहा था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: पाल शासकों के काल में झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विस्तार हुआ। उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया। गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई थी। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में झारखंड गुलाम वंश के प्रभाव से मुक्त रहा था। इसके शासनकाल में झारखंड में शक्तिशाली नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। कोकराह के नागवंशी शासकों को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार ए अलामा, हीरो के खान का मालिक भी जिसे कहा जाता है, से संबोधित किया गया है। उत्तर मुगल काल में झारखंड 1707 ईस्वी से लेकर 1767 ईस्वी तक। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल कालीन शासक कमजोर हो चुके थे। इसी का लाभ उठाकर झारखंड के सभी क्षेत्रीय राजवंश मुस्लिम नियंत्रण से पूर्णतया मुक्त हो गए तथा मुगल सत्ता कमजोर होते ही जिन क्षेत्रीय शक्तियों ने झारखंड के इतिहास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें बंगाल का नवाब, मराठे तथा ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे प्रमुख थे। उत्तर मुगल कालीन झारखंड के राज्यों का क्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। छोटा नागपुर खासका नागवंश। छोटा नागपुर खासका नागवंशी शासक राम शाह, जिनका शासनकाल 1690 से लेकर 1715 ईस्वी तक था, का शासन था तथा इनके समकालीन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1707 से लेकर 12 ईस्वी तक था। राम शाह के मरणोपरांत उसके पुत्र यदुनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1715 से लेकर 24 ईस्वी तक था, छोटा नागपुर खासका नागवंशी शासक बना था तथा इनके समकालीन मुगल बादशाह फर्रुखसियार थे, जिनका शासनकाल 1713 से लेकर 19 ईस्वी तक था। यदुनाथ शाह ने मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। फर्रुखसियार के समय बिहार के सूबेदार शर बुलंद खां ने 1717 ईस्वी में
यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया था, जिससे विवश होकर शरबुलंद खां को 1 लाख रुपए सालाना कर देना संतुष्ट किया गया। इसके बाद यदुनाथ शाह ने अपने राज्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी दोईशा से पालकोट स्थानांतरित कर दिया। यदुनाथ शाह के समय चेरो शासक रणजीत राय ने 1719 ईस्वी में नागवंशी राज्य के टोरी परगना पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। टोरी परगना पर उसका अधिकार उसकी मृत्यु तक अर्थात 1722 ईस्वी तक बना रहा। यदुनाथ शाह के मरणोपरांत शिवनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1724 से लेकर 33 ईस्वी तक था, छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना। उसके समय में 1730 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार फखरुद्दौला ने शिवनाथ शाह से 12,000 रुपए नजराना वसूला। शिवनाथ शाह के मरणोपरांत उदयनाथ शाह, जिनका शासनकाल 1733 से लेकर 40 ईस्वी तक था, छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना तथा इसने अपनी राजधानी रातूगढ़ को बनाया था। इसके समय में 1733 ईस्वी में बने बिहार के सूबेदार अली वर्दी खां ने टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह तथा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से सालाना कर का निर्धारण किया। रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह ने जो कर देना स्वीकार किया उसमें नागवंशी राज्य का भी कर शामिल था और उसी के माध्यम से नागवंशी राज्य के शासक को निर्धारित कर मुगल सूबेदार तक पहुंचाना था। 1734 ईस्वी में अली वर्दी खां और हिदायत अली खां ने चतरा पर आक्रमण कर दिया। उसने चतरा के किले को पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया था। उदयनाथ शाह प्रथम नागवंशी शासक था जिसके समय में प्रथम मराठा आक्रमण झारखंड पर हुआ था। इस प्रकार 1740 ईस्वी तक राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन चुकी थी कि अंग्रेजों एवं मराठों ने भी छोटा नागपुर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। उदयनाथ शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई श्याम सुंदर नाथ शाह, जिनका शासनकाल 1740 से 45 ईस्वी तक रहा, छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक बना। मराठों द्वारा झारखंड क्षेत्र का प्रयोग व प्रभाव। झारखंड क्षेत्र पर मराठा आक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव राजनीतिक जीवन पर पड़ा था। स्थानीय राजवंशों ने अपनी को स्वतंत्र घोषित कर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। झारखंड में मराठों के आने से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। 1742 ईस्वी में मराठा भास्कर राव पंडित ने बंगाल पर आक्रमण करने के लिए झारखंड के मार्ग से ही बंगाल गया था, परंतु बंगाल के शक्तिशाली नवाब अली वर्दी खां द्वारा खदेड़ दिया गया। 1743 ईस्वी में मराठा रघुजी भोसले झारखंड के रास्ते बंगाल पहुंचे। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां द्वारा शिकायत किए जाने पर मराठा पेशवा बालाजी राव बंगाल पहुंचा। पेशवा के आने की खबर पाकर रघुजी भोसले झारखंड के मानभूम, जो कि आज का धनबाद है, से होता हुआ अपने प्रदेश की ओर भाग खड़ा हुआ। 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव एवं रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई। इस संधि के अनुसार दोनों के प्रभाव क्षेत्रों का निर्धारण हुआ। झारखंड रघुजी भोसले के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आया और झारखंड के अधिकतर क्षेत्र मराठों का शोषण क्षेत्र बन गए। मराठा आक्रमण का सामाजिक आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इस काल के कई गांवों के नाम मराठों से प्रभावित मिलते हैं, जैसे पलामू,
जो कि वर्तमान में गढ़वा है, का मरहटिया एवं पेस्का गांव तथा रांची का पेस्का आदि। इस कालखंड में नागवंशी शासक द्वारकनाथ शाह के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने बरवा, शिल्ली, बुंडू, राह और तमाड़ के स्थानीय जमींदारों का दमन किया। पलामू का चेरो वंश। इस काल में दक्षिणी पलामू चेरो के अधीन था, लेकिन शेष भाग मुस्लिम, राजपूत और मराठा के नियंत्रण में था। हिदायत अली खान ने क्षेत्र के विस्तार एवं नियंत्रण के लिए हुसैनाबाद और हैदरनगर की स्थापना की। उसने हुसैनाबाद को अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। चेरो वंशी शासक साहेब राय, जिनका शासनकाल 1697 से लेकर 1716 ईस्वी तक था, कि समकालीन मुगल बादशाहों में बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1707 से 12 ईस्वी तक था, जहांदार शाह, जिनका शासनकाल 1712 से 13 ईस्वी तक रहा, तथा फर्रुख सियार, जिनका शासनकाल 1713 से लेकर 19 तक रहा थे। साहेब राय के मरणोपरांत रंजीत राय, जिनका शासनकाल 1716 से 22 ईस्वी तक था, पलामू का चेरो वंशी शासक बना। उसके समकालीन बिहार का मुगल सूबेदार शरबुलंद खां था। रंजीत राय के एक संबंधी जय कृष्ण राय, जिनका शासनकाल 1722 से लेकर 70 ईस्वी तक था, ने रंजीत राय को हराकर मार डाला और पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। जय कृष्ण राय के समकालीन मुगल सूबेदार फखरुद्दौला, अलीवर्दी खां तथा जैनुद्दीन अहमद खां थे। ये सभी जय कृष्ण राय से 5000 रुपए सालाना कर वसूलते थे। अलीवर्दी खां पलामू से कर वसूली कर भार टेकारी के राजा सुंदर सिंह को सौंपा था। जैनुद्दीन अहमद खां का सेनापति हिदायत अली खां का आक्रमण चेरो मामलों में बिहार के मुगल अधिकारियों का अंतिम हस्तक्षेप था। 1750 से लेकर 65 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ। दक्षिणी पलामू चेरो राजवंश के कब्जे में रहा, जबकि उत्तरी पलामू में राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभाव बढ़ गया। चेरो वंशी शासक जय कृष्ण राय का दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया था। इस तरह 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी मिलने के समय पलामू राजनीतिक अराजकता से ग्रस्त था। सिंहभूम का सिंह वंश। सिंहभूम का सिंहवंशी शासक काशीराम सिंह, जो महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था, मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल 1707 से 12 ईस्वी तक रहा, के समकालीन था। सिंहभूम का सिंह शासकों का क्रम। काशीराम सिंह, उनके बाद छत्रपति सिंह, अर्जुन सिंह प्रथम, जगन्नाथ सिंह, पुरुषोत्तम सिंह, अर्जुन सिंह द्वितीय, अमर सिंह एवं जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। पोड़हाट राजा महिपाल सिंह, जगन्नाथ सिंह नागवंशी शासक राम शाह का समकालीन था। जगन्नाथ सिंह के 2 पुत्र थे, पुरुषोत्तम सिंह तथा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह ने विस्तार नीति का अनुकरण करते हुए सरायकेला राज्य की स्थापना की। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय पहली बार 1767 ईस्वी में अंग्रेज सिंहभूम क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे। इस समय सिंह वंश की शक्ति छिन्न हो चुकी थी। हो जनजातियां विद्रोह करने लगी थी।
सिंह वंश ने हो विद्रोहियों के खिलाफ नागवंशी शासक दर्पनाथ शाह का भी सहयोग लिया था, लेकिन हो विद्रोहियों ने उन्हें भी पराजित किया। विक्रमसिंह द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना। विक्रमसिंह अर्जुन सिंह द्वितीय के चाचा थे, जिन्होंने अर्जुन सिंह द्वितीय का लालन पालन किया था। अर्जुन सिंह ने अपने चाचा को सिहबुम पीर नामक एक जागीर दे दी, जिसमें 12 गांव शामिल थे। विक्रम सिंह ने इस जागीर का विस्तार कर उसे एक राज्य का रूप दिया, जिसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में यह राज्य सरायकेला राज्य के नाम से जाना गया तथा विक्रम सिंह ने कांडू, बक्साई, गम्हरिया व खरसावा राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। विक्रम सिंह के वंशजों द्वारा और अधिक विस्तार हुआ तथा पोरहाट से स्वतंत्र होकर उससे भी समृद्ध राज्य बन गए। हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। हजारीबाग क्षेत्र के अन्य राज्यों के नाम हैं छय, केंदी, कुंडा व खड़गडीहा। छय राज्य के राजाओं में महत्वपूर्ण नाम है मगर खां, रणरभ्र सत खां, महीपत खां, लाल खां आदि। रामगढ़ राज्य के शासक दलेल सिंह, जिनका शासनकाल 1667 से लेकर 1724 ईस्वी तक था, के 57 वर्ष से दीर्घ शासनकाल में रामगढ़ राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। दलेल सिंह ने 1718 ईस्वी में छय राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, किंतु मगर सिंह के पुत्र रणभ्रष्ट खां ने नरहत समय के जमींदार के सहयोग से 1724 ईस्वी में रामगढ़ नरेश दलेल सिंह को पराजित कर खोए हुए प्रदेश को वापस अपने अधिकार में करने में कामयाब रहा। दलेल सिंह के मरणोपरांत विष्णु सिंह, जिनका शासनकाल 1724 से 63 ईस्वी तक था, रामगढ़ का शासक बना। उसने छय राज्य के क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया, जो कि 1747 ईस्वी तक बना रहा। 1747 ईस्वी में भास्कर राव के नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर मराठों का हमला हुआ। 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समया के जमींदार कामगार खां ने रामगढ़ पर हमला किया और विष्णु सिंह को समझौता करने पर विवश किया। 1763 ईस्वी में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मरकत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में रामगढ़ नरेश विष्णु सिंह के विरुद्ध एक सेना भेजी, क्योंकि वह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। इस सेना ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्रों को उनके वाजिब हकदारों में बांट दिया तथा मुआवजा वसूला। मानभूम क्षेत्र के राजवंश। मानभूम क्षेत्र में छोटे छोटे राजवंशों का आधिपत्य था। इस क्षेत्र के छोटे छोटे रजवाड़े वराभूम, नावागढ़, पाटकोम, बाघमुंडी, कतराश, झरिया, टुंडी आदि थे। इनकी आमदनी का मुख्य स्रोत लूटपाट था। संथाल परगना क्षेत्र। बहादुर शाह प्रथम का पुत्र अजीम उस शान ने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अपने पिता की सहायता के लिए बंगाल से निकला और अपने पुत्र फर्रुखसियार, हरम और खजाना को राजमहल में छोड़ गया। बहादुर शाह के गद्दी पर बैठने के बाद वापस राजमहल लौट आया। 1710 में फर्रुखसियार अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में राजमहल आया। बंगाल का नवाब इज्जुदौला 1711 ईस्वी में राजमहल आकर
किलाबंदी व सुरक्षा का इंतजाम किया। 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने अपने भाई के दामाद अताउल्ला खां को राजमहल का फौजदार नियुक्त किया। 1740 ईस्वी में गिरिया की लड़ाई में अलीवर्दी खां झारखंड के तेलियागढ़ी से गुजरा। 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामनगावा होता हुआ बंगाल पहुंचा। 1748 से 50 ईस्वी के बीच मराठों ने मीर हबीब के नेतृत्व में राजमहल क्षेत्र में लूटपाट मचाई। 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला राजमहल में पकड़ा गया। उसके हत्यारे मीरन को राजमहल में ही दफनाया गया। उत्तर मुगल काल में झारखंड क्षेत्र पर मुगलों का नियंत्रण कमजोर पड़ गया। बीच में मराठों का हस्तक्षेप भी बढ़ा और अंत में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हो गया।